everyone. Namaste all of you. This is Varsha Roga in front of you and the topic of today is partition of Bengal. आज हम जानेंगे कि बंगाल कैसे डिवाइड हुआ था। अगर हम ब्रिटिश एरा के बंगाल की बात करें तो उस टाइम बंगाल में बिहार, उड़ीसा, असम एंड बांग्लादेश ये सारे एरियाज इंक्लूडेड थे। तो आज हम बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? बांग्लादेश का ओरिजिन क्या था? बांग्लादेश जो एक टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान माना जाता था और उससे पहले ईस्ट बंगाल, ये सब का ओरिजिन क्या था आज हम देखेंगे। इससे पहले डू सब्सक्राइब माय चैनल, इफ यू लाइक माय लेक्चर गिव अ थम्स अप। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें तो 1885 के फॉर्मेशन के साथ ही कांग्रेस ने अपना ग्राउंड लेवल वर्क स्टार्ट कर दिया था। सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज बंगाल के पीपल को झेलनी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई सबसे पहले बंगाल में, उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की बंगाल में, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन लिया बंगाल में, सारी सफरिंग सारी एट्रोसिटीज बंगाल के फार्मर्स और लोगों को सबसे पहले देखने को मिली। तो जहां प्रॉब्लम होता है वहीं तो सबसे पहले सोल्यूशन आता है। कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल वर्क करना स्टार्ट करा बंगाल में और देखते ही देखते वो नर्व सेंटर बन गया नेशनलिज्म का। लोग बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर होने लगे और साथ में एक नेशन की फीलिंग लोगों में आने लगी। ब्रिटिशर्स इस बात को लेकर परेशान हो गए। उन्होंने डिसीजन लिया दिसंबर 1903 में कि हमें बंगाल को डिवाइड करना है। ऑफिशियल रीजन दिया गया कि बंगाल इज वेरी ह्यूज, it has a population of 78 million, around 25% of the Indian population resides in Bengal। 7.5 करोड़ की पॉपुलेशन थी बंगाल में और उसको एडमिनिस्टर करना और गुड गवर्नेंस देना ब्रिटिशर्स के लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए बंगाल को डिवाइड किया जाएगा। पर रियलिटी बिल्कुल अलग थी। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि बंगाल जो नर्व सेंटर बन गया है नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का, उसको वीक किया जाए। उस टाइम के होम सेक्रेटरी ने भी बोला कि बंगाल यूनाइटेड इज स्ट्रेंथ एंड बंगाल डिवाइडेड विल पुल ऑल डिफरेंट वेज। अगर बंगाल को हमने यूनाइटेड ही रहने दिया तो ये एक ऐसी शक्ति बन जाएगा जिसे हम हरा नहीं पाएंगे। ये सारा दिमाग था लॉर्ड कर्जन का, वाइसरॉय ऑफ दैट टाइम 1899 to 1905। He was the mastermind behind the partition of Bengal. You have to remember it. So it was decided to divide Bengal on two bases। पहला फैक्टर था रिलीजन, धर्म के बेसिस पे हमें डिवाइड करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। तो देख रहे हो, कई बार हम सोचते हैं कि आज हम में क्यों इतनी फूट है, क्यों मुस्लिम्स और हिंदूस एक नहीं रह सकते, क्यों हम पाकिस्तान से इतनी नफरत करते हैं। तो इसका ओरिजिन तो बहुत पुराना है। ब्रिटिशर्स ने टाइम टू टाइम हम में फूट डाली है। अब देखते हैं इधर रिलीजन के बेसिस पे वो हमें कैसे डिवाइड करना चाहते थे कि ईस्टर्न बंगाल में ज्यादा मुस्लिम्स रहा करते थे और वेस्टर्न एरिया में ज्यादा हिंदूस रहा करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने कहा हमें ऐसी लाइन रखनी है जिससे ईस्टर्न हाफ में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो जाए और वेस्टर्न हाफ में हिंदूज डोमिनेटेड एरिया हो जाए। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया की हम कैपिटल रखेंगे डेक्का, आज का ढाका। उन्होंने एक पब्लिक स्पीच दी जिसमें मुस्लिम्स को इनवाइट किया और बोला अगर आप पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करते हो तो हम आपको अपनी खुद की एक कैपिटल देंगे जिसका नाम होगा डेक्का। जो मिस कर रहे थे अपने ग्लोरियस डेज को मुगल एम्पायर के टाइम से, उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है फिर से रूल करने की, है ना, चाहे वो ब्रिटिशर्स के सुपरविजन में ही क्यों ना हो। सो दे डिसाइडेड टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स एंड सेकेंड वॉज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब इसके अकॉर्डिंग बंगाल प्रॉपर जो कैलकाटा कैपिटल एरिया था उसमें ही बंगाली स्पीकिंग पीपल को रिड्यूस कर दो और उस एरिया को ऐसे डिवाइड करो कि बंगाली स्पीकिंग पीपल ही कम हो जाए। लाइक यू कैन सी ओनली 17 million वर बंगाली स्पीकिंग एंड अराउंड 37 million वर हिंदी एंड ओडिया स्पीकिंग। अब क्या था, ये सारे
डिसीजन सुनने के बाद, प्लान सुनने के बाद इंडियन लीडर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस में पहले मॉडरेट्स थे जो पेटिशन, पब्लिक मीटिंग, स्पीचेस ऐसे मेथड में विश्वास रखते थे। तो उन्होंने अपनी पब्लिक मीटिंग्स स्टार्ट करी, स्पीच और न्यूज़पेपर के थ्रू उन्होंने एक पॉलिटिकल ओपिनियन बनाना चाहा, ब्रिटिशर्स में भी और इंडियंस में भी, कि ये पार्टीशन अनजस्ट है। हमारे बहुत फेमस लीडर्स उस टाइम के, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र राय, इन्होंने न्यूज़पेपर निकाले, बंगाली, हितबदी और संजीवनी। ये तीनों न्यूज़पेपर्स याद रखने हैं। इन न्यूज़पेपर के थ्रू वो एक एजुकेटेड पॉलिटिकल ओपिनियन बनाना चाहते थे, जिससे कि ये अनफेयर डिसीजन वापस ले लिया जाए। डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन, इतने प्रोटेस्ट होने के बाद, इतना डिसकंटेंट होने के बाद भी लोगों में ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। जुलाई 1905 में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि पार्टीशन तो अब होकर ही रहेगा। जब ये न्यूज हमारे इंडियन लीडर्स के पास पहुंची तो 7 अगस्त 1905 में उन्होंने कैलकाटा टाउन हॉल में एक बड़ी मीटिंग रखी। उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हम बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स और सर्विसेज का, especially boycott of foreign goods like Manchester cloth and Liverpool salt boycott करेंगे और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सी, as such the term स्वदेशी means using only domestic goods and services, है ना। ये टेक्निक गांधी जी ने अपने हर एक मूवमेंट में चलाई थी, पर स्पेशली एंटी पार्टीशन मूवमेंट को हम स्वदेशी मूवमेंट बोलते हैं, ये आप ध्यान रखोगे। अदरवाइज ये स्वदेशी टेक्निक तो हर एक मूवमेंट में इम्प्लीमेंट हुई थी। लाइकवाइज today also we are promoting the use of domestic goods and services, and we like to ban foreign goods and services, especially from some countries, right? बॉयकॉट रेजोल्यूशन को कैलकाटा रेजोल्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि ये कैलकाटा टाउन हॉल में लिया गया था। अब वो दिन आ गया 16 अक्टूबर 1905 का, द डे ऑफ पार्टीशन, द डे ऑफ मॉर्निंग फॉर ऑल द इंडियंस, नॉट ओनली बंगालीज। इस दिन को हमने टालने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर ब्रिटिशर्स ने एक नहीं सुनी। इस दिन पूरे बंगाल में किसी के घर चूल्हा नहीं जला, सबने फास्ट रखा, सब बेयरफुट नंगे पांव प्रोटेस्ट के लिए निकल गए और वंदे मातरम गाए जा रहे थे। लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी, ये दिखाने के लिए कि तुम हमें कितना अलग कर दो पर हम तो एक ही हैं। हमारे बहुत बड़े लीडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन्होंने बहुत बड़ी गैदरिंग रखी, बहुत बड़ी मीटिंग रखी। अराउंड 75-70,000 पीपल अटेंडेड दैट मीटिंग, और शायद ये उस टाइम की सबसे बड़ी नेशनलिस्ट मीटिंग रही थी। कुछ ही घंटों में 50,000 रुपीस रेज हो गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। कांग्रेस का क्या स्टैंड था? 1905 में एक सेशन रखा गया, कांग्रेस सेशन, जिसमें प्रेसिडेंट थे जी.के. गोखले। उन्होंने दो रेजोल्यूशन पास करे। फर्स्ट, टू कंडेम द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिजेक्ट करते हैं, से डिसएग्री करते हैं, जो भी कर्जन्स की पॉलिसीज है उनको हम क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा, हम एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये दोनों एम रखे थे, ये दोनों रेजोल्यूशन रखे थे गोपाल कृष्ण गोखले के सेशन में 1905 में। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि कांग्रेस पहले मॉडरेट्स डोमिनेट करते थे। मॉडरेट्स का मेथड था पब्लिक पिटीशंस, प्रेयर्स, प्रोटेस्ट। वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में ही रहकर ब्रिटिशर्स से या तो प्रार्थना करके या पिटीशन फाइल करके या थोड़े बहुत प्रोटेस्ट करके अपनी बात मनवाना चाहते थे, और उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिशर्स उनकी बात मानेंगे। दूसरी तरफ न्यू लीडर्स इमर्ज हुए, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल। इन लीडर्स को ब्रिटिश रूल बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स हमारी हेल्प के लिए नहीं आए हैं, हमारे गॉडफादर्स नहीं है, ये हम पे सिर्फ रूल करने आए हैं, हमें स्लेव्स बनाने आए हैं। इनको ब्रिटिशर्स बिल्कुल ही पसंद नहीं थे, इन्हें स्वराज चाहिए था। तो अब डिफरेंसेस होने लगे कि स्वदेशी मूवमेंट की क्या टेक्निक्स रहनी चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट का मानना था स्वदेशी मूवमेंट के लिए कि ये मूवमेंट को बंगाल से बाहर भी स्प्रेड करना चाहिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया मास स्ट्रगल होना चाहिए। साथ ही सिर्फ कुछ फॉरेन गुड्स का नहीं बल्कि सारे फॉरेन गुड्स और सर्विसेज का बॉयकॉट होगा, तभी ये मूवमेंट सक्सेसफुल होगा। एट द सेम टाइम मॉडरेट्स वांटेड इट टू लिमिट टू बंगाल, वो चाहते थे कि सिर्फ ये बंगाल तक ही सीमित रहे, पहली बात।
दूसरा कि हम सिर्फ कुछ ही फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करें। इन डिफरेंसेस की वजह से 1907 में सूरत सेशन में कांग्रेस स्प्लिट हो गया। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या था, स्वदेशी मूवमेंट में 1905 के बाद एक्सट्रीमिस्ट का ज्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ये लीडर्स बहुत ही पॉपुलर थे लोगों में, और लोगों से ही तो मूवमेंट चलता है, कोई भी आंदोलन लोगों के भरोसे ही तो चलता है। मानते थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को अपना लीडर, क्योंकि ये चाहते थे स्वराज, ये चाहते थे सेल्फ रूल। बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे और पुणे में ये मूवमेंट स्प्रेड करा, चिदम्बरम पिल्लाई ने मद्रास में, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय इन पंजाब एंड सैयद हैदर रजा in Delhi. What are the methods they used? They used boycott of all foreign goods or services. जितने भी courts, schools, colleges, legislative councils, सब में जाना उन्होंने boycott कर दिया। स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस और स्कूल छोड़ दिए, लॉयर्स ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, लोगों ने गवर्नमेंट सर्विसेज लेना बंद कर दिया, फॉरेन गुड्स का भी बॉयकॉट हुआ, मैनचेस्टर क्लॉथ, लिवरपूल सॉल्ट, बैंगल्स, यूटेंसिल्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल वाज बॉयकॉटेड। बॉन फायर्स में वो जला दिया गया। वो धोबियों ने फॉरेन कपड़े धोना छोड़ दिया, पंडित ने वो शादियां करवानी छोड़ दी जहां पर फॉरेन गुड्स का एक्सचेंज होता था। देखो उस टाइम कितनी यूनिटी दिखाई सबने। हमारे कुछ ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और ट्रेडिशनल मेलेस को यूज किए गए पॉलिटिकल मैसेजेस स्प्रेड करने के लिए। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स को बहुत ही पॉपुलर कर दिया। इन्होंने यूज करे ये फेस्टिवल्स लोगों की गैदरिंग्स करने के लिए और उन्हें पॉलिटिकल मैसेजेस पहुंचाने के लिए। ऐसे ही बंगाल में ट्रेडिशनल थिएटर होते थे, जात्रास बोलते थे। उन जात्रास में ट्रेडिशनल थिएटर्स में ऐसे शोज किए गए जिससे पॉलिटिकल मैसेजेस, अवेयरनेस स्प्रेड हो लोगों में। हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर अरविंदो घोष ने बोला कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ द नेशन। कुछ ऐसा करो, इतना फॉरेन गुड्स और सर्विसेज का बॉयकॉट कर दो कि ब्रिटिशर्स ना कॉमर्स कर पाए, ना बिजनेस कर पाए और ना हम पर रूल कर पाए। इसके अलावा बहुत सारी समितिस बनाई गई, और एक बहुत ही फेमस समिति थी स्वदेश बंदर समिति बाय अश्विनी कुमार दत्ता। इन समितिस का काम था कि हमें मॉरल और फिजिकल ट्रेनिंग देना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मैजिक लैंटर्न लेक्चर्स लगाना। वो लालटेन लेकर रात के टाइम पे लोगों को जाके प्रीच किया करते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि आप एंटी ब्रिटिश कैंपेन चलाओ, आप ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करो, फॉरेन गुड्स का, फॉरेन सर्विसेज का बॉयकॉट करो। बहुत ही एम्फेसिस दिया गया आत्मशक्ति पे, सेल्फ रिलायंस पे, कि हम किसी से रूल नहीं होने वाले, हम स्लेव्स नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, हमें अपनी डिग्निटी, अपना कॉन्फिडेंस, अपना ऑनर बनाए रखना चाहिए। साथ ही साथ इकोनॉमिकली और सोशली हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, अपनी विलेज इकोनॉमी को हमें बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये सब उस टाइम प्रीच किया गया, लोगों में मैसेजेस पहुंचाए गए। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। क्या इम्पैक्ट रहा स्वदेशी मूवमेंट का हमारे डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट एरियाज में? अगर एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट था बंगाल नेशनल कॉलेज। इट वाज इंस्पायर्ड बाय टैगोर्स शांति निकेतन एंड Aurobindo Ghosh became its principal. Then National Council of Education was opened up, this time only in 1906. साइंस में इंडियन साइंस कांग्रेस, जो आज भी हम देखते हैं, वो जेसी बोस ने उस टाइम स्टार्ट की थी। बंगाल केमिकल फैक्ट्री सेटअप करी थी पीसी राय ने। बहुत सारे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज आई। उसी टाइम लोकल टेक्सटाइल मिल्स स्टार्ट हुई, बंगाल केमिकल फैक्ट्री हमने देखा, टाटा इंडस्ट्रीज, जो कौन नहीं जानता टाटा इंडस्ट्रीज के बारे में, जे.एन. टाटा ने उस टाइम सेटअप की थी। The strongest impact of स्वदेशी मूवमेंट was on cultural sphere. हमारे कल्चर पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे गए, देशभक्ति गीत लिखे गए उस टाइम पे। अमर सोमर बंगला भी उसी टाइम पे लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो बाद में चल के लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश में एक थीम सॉन्ग बन गया, और आज ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। In painting, Rabindranath Tagore, who was the cousin of Rabindranath Tagore, he broke all the domination of Victorian paintings. भारत माता की पहली पेंटिंग भी इसी टाइम पे आई थी।
नंदलाल बोस जो इंडियन आर्ट में बहुत एक्सपर्ट थे, उनको पहली स्कॉलरशिप भी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से इसी टाइम ही मिली। नाउ द एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हमेशा मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस में ये पूछ लेती है किस सेक्शन ने सपोर्ट करा और किसने नहीं। तो विमेन ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, पहली बार औरतें घर से बाहर निकली और बंगाल मूवमेंट को सपोर्ट करा। एजुकेटेड क्लास लाइक स्टूडेंट्स, उन्होंने भी बहुत भारी संख्या में आकर प्रोटेस्ट करे, स्कूल और कॉलेजेस बॉयकॉट किए, पर बाद में गवर्नमेंट का रिप्रेशन भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स पे ही था। थर्ड, जमींदार जो आज तक बहुत ही लॉयल क्लास मानी जाती थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने भी भारी संख्या में सपोर्ट करा। The only section which didn't support was peasantry and especially Muslim peasantry. Peasantry का कोई मतलब नहीं था स्वदेशी मूवमेंट से, और स्पेशली मुस्लिम्स ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा। पर इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजंस थे। मुस्लिम्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कर्जन का स्पेशली पब्लिक स्पीच देना, मुस्लिम्स को इन्फ्लुएंस करना, डेक्का को कैपिटल बनाना, और साथ ही ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स जो हमने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स यूज करे थे अपने प्रोपेगेंडा के लिए, उसको मुस्लिम्स ने मिस इंटरप्रेट कर दिया। उन्होंने सोचा ये हिंदुत्व फैलाने का एक स्ट्रैटेजी है और हम मुस्लिम्स को दबाने की ये स्ट्रैटेजी है। इसी टाइम एक और बड़ी पार्टी आई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ 1907 में बाय नवाब सलीमुल्लाह डेक्का। अब देख रहे हो कैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का असर आने लगा था। मुस्लिम्स को अब अपनी खुद की पार्टी चाहिए थी, खुद के डिमांड्स पूरी करने के लिए। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा रीजन था गवर्नमेंट रिप्रेशन, वेरी हाई गवर्नमेंट रिप्रेशन, लाइक लाठी चार्ज किए गए, स्टूडेंट्स को बहुत मार लगाई गई। हमारे जो लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक को बर्मा जेल भेज दिया गया 6 सालों के लिए। और बिंदु घोष पे एक कंट्रोवर्सी करी गई, उन पर एक केस फाइल कर दिया गया, जिस केस के थ्रू उनको बहुत ही टॉर्चर किया गया। हालांकि वो लास्ट में केस जीत गए थे, पर क्योंकि इतना टॉर्चर हो गया था कि आखिर में अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दिया। लाला लाजपत राय ब्रिटेन चले गए और उसके बाद वो यूएसए चले गए। तो मूवमेंट पूरा लीडरलेस हो गया। अगर कोई लीड करने के लिए ही नहीं है, अगर लीडर ही नहीं है, तो मूवमेंट तो फेल होगा ही। ठीक है। लास्ट वन वाज द मूवमेंट्स वीक ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। इसके बाद आपको क्या लगता है, बंगाल डिवाइडेड ही रहा या फिर और कोई रिजल्ट आया? एक्चुअली क्या हुआ, जब हमारे कांग्रेस लीडर्स इस डिवीजन को रोक नहीं पाए, तो जो हमारे यंग लीडर्स थे, जो यंग ब्लड था, उनका खून खौल उठा। उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर दी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जिससे परेशान होकर ब्रिटिशर्स ने फाइनली डिसीजन लिया कि अब तो बंगाल को रीयूनाइट करना ही पड़ेगा। दिल्ली दरबार ऑफ 1911 में ये डिसीजन लिया गया कि अब बंगाल को रीयूनाइट कर दिया जाए। पर जो हमने कैपिटल डिक्लेयर करी थी डेक्का, सबसे पहले इंडिया की कैपिटल थी कैलकटा, पर बाद में प्रपोजल रखा गया मुस्लिम्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि डेक्का कैपिटल शिफ्ट हो जाएगी। पर डेक्का से कैपिटल पर शिफ्ट कर दी गई दिल्ली में। और दिल्ली क्यों करी? अगेन टू इन्फ्लुएंस मुस्लिम्स, क्योंकि हमेशा से दिल्ली सीट रही है मुगल सल्तनत की, मुगल एम्पायर की। तो मुस्लिम्स खुश हो जाते, इसलिए उन्होंने फिर से दिल्ली कैपिटल कर दी। उस टाइम वाइसरॉय कौन थे, हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। इसको याद रखेंगे कि हार्डिंग वाज नॉट दैट हार्ड, इसलिए उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। साथ ही ये याद रखना है कि बिहार, उड़ीसा और असम को बंगाल से निकाल दिया गया। ठीक है, अलग कर दिया गया। अब जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का एरिया था, उसको जोड़ के एक बंगाल बना। पर आगे चल के जब पाकिस्तान की बात आएगी, टू नेशन थियरी की आएगी, तो ये एरिया फिर से डिवाइड हो जाएगा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। सो टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ, गुड बाय।